Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we start remaining part of lecture 14, then we go for lecture 15. Invertibility and diagonalization and matrix power are the remaining topics from lecture 14. So we first we cover these topics, then we go for lecture 15. You can check invertibility of matrix A by putting different values of lambda. For example, for previous example, lambda is equal to 1 and lambda is equal to 2. You can check, put the values of lambda is equal to 1 and lambda is equal to 2 in A matrix. Then you can check in invertibility by finding their determinant. If determinant of A is equal to 0, matrix is not invertible, and if determinant of A is not equal to 0, matrix is invertible. Now our next topic is diagonalization. We have to find diagonalizable matrix. The procedure for diagonalizable matrix is follow as. तो इस प्रोसीजर को पढ़ने से बेहतर है कि मैं आपको इसका सॉल्व करा दूं, तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो डायगोनलाइजेशन के लिए या डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम हमारा मेथड ये है। हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ था और हमने क्या कहते हैं इसके आइगन वेक्टर्स निकाल लिए थे। ये पिछला ही एग्जांपल है जिसमें मैंने आइगन वेक्टर निकलवाया था, जिसके अंदर दो लैम्डा की वैल्यू आ रही थी, लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2। लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए हमने दो आइगन वेक्टर निकाले थे। हर आइगन वेक्टर का नाम P1 P2 P3 हो जाएगा। तो पहला आइगन वेक्टर P1 हो गया, दूसरा आइगन वेक्टर P2 हो गया, और लैम्डा इज इक्वल टू 1 से हमने एक आइगन वेक्टर निकाला था, जिसे हमने P3 का नाम दे दिया। P1 के कोऑर्डिनेट -1 0 1 आए थे, P2 के कोऑर्डिनेट 0 1 0 आए थे, और P3 के कोऑर्डिनेट -2 1 1 आए थे। और हमारे पास ये टोटल तीन आइगन वेक्टर्स आए थे बेसिस फॉर आइगन स्पेस फॉर गिवन मैट्रिक्स ए। क्योंकि हमारे पास ए एक 3 बाय 3 का मैट्रिक्स था, तो इसके तीन आइगन वेक्टर्स आए हैं। तो हम इन तीन आइगन वेक्टर से एक पी मैट्रिक्स बना सकते हैं 3 बाय 3 का। यहाँ पे देखें आप, पी मैट्रिक्स बनाया है, ये रहा। ये पी मैट्रिक्स जो है आइगन वेक्टर से बना है, बेसिस वेक्टर से। पहला आइगन वेक्टर ये -1 0 1 ये लिख दिया, सेकंड आइगन वेक्टर 0 1 0 ये लिख दिया, एंड थर्ड आइगन वेक्टर -2 1 लास्ट में लिखा हुआ है। तो इस पी मैट्रिक्स का हर कॉलम एक आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट टू कॉलम जो है वो लैम्डा इज इक्वल टू 2 वाला आइगन वेक्टर है, और लास्ट कॉलम जो है वो लैम्डा इज इक्वल टू 1 का आइगन वेक्टर है। तो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स फाइंड करने का मेथड ये है कि मुझे पी का इन्वर्स निकालना है, और उसको बाद ए मैट्रिक्स लिखना है और पी मैट्रिक्स लिखना है। अब मुझे ए और पी को मल्टीप्लाई करके पी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है, या पी इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करके पी से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि इसको आप ऐसा ना समझें कि ये पी इन्वर्स है और ये पी है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और सिर्फ ए मैट्रिक्स बचेगा। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, इसमें ऑर्डर बहुत मैटर करती है। पहले आप ए और पी को मल्टीप्लाई करेंगे इसी ऑर्डर में कि आप ए पहले रखेंगे और पी बाद में रखेंगे। देन इन दोनों के रिजल्ट से आप पी इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। और या आप ऐसे करेंगे, पी इनवर्स और ए को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें पी इनवर्स पहले रखेंगे, ए बाद में रखेंगे, और इन दोनों के रिजल्ट को आप पी से मल्टीप्लाई करेंगे। इस ये ऑर्डर बहुत मैटर करता है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि पी और पी इनवर्स आपस में कट जाएंगे। अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं, एक P है, एक A है और एक P इनवर्स है। P मैट्रिक्स तो आपने ये ऊपर बनाया हुआ है आइगन वेक्टर्स के जरिए। A मैट्रिक्स इस प्रॉब्लम में या इस एग्जाम्पल में गिरा हुआ था, ये रहा। P इनवर्स आपने फाइंड करना है। P इनवर्स फाइंड करने का आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड वही है कि आप A मैट्रिक्स लिख के स्लैश आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दें, यानी कि मैट्रिक्स के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दें, और फिर आप अपने मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बना दें, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह इन्वर्स आ जाएगा। बहरहाल किसी भी तरीके से आप पी इन्वर्स निकाल सकते हैं। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, जो डायगोनलाइजेशन है हमारे इस आइगन स्पेस का। इस डायगोनल मैट्रिक्स की खास बात यह है, इसके डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे वो लैम्डा की वैल्यू ही होंगी।
अब यहाँ पे ये डायगोनल मैट्रिक्स देखें, ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है या डायगोनलाइजेशन जो है, ये उसी एग्जाम्पल का है जो एग्जाम्पल मैंने आपको कराया था। मैं आपको दिखाता हूँ वो एग्जाम्पल। ये रहा। यहाँ पे मैंने, ये आपको याद है कि हमने इस मैट्रिक्स को लिया था, सॉल्व किया था, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जो है 1 और 2 आ रही थी। दो दफ़ा 2 आ रही थी क्योंकि लैम्डा माइनस 2 की पावर स्क्वायर है, और एक दफ़ा 1 आ रही थी। और मेरे पास डायगोनलाइजेशन में जो वैल्यू आ रही है डायगोनल के अंदर, वो भी यही आ रही है। लैम्डा की वैल्यू आ रही है, दो लैम्डा 2 आ रहे हैं और एक 1 आ रहा है। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो ऑर्डर है लैम्डा का, वो चेंज हो सकता है अगर आप आइगन वेक्टर का ऑर्डर चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले जो है वो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के दो आइगन वेक्टर रखे थे, और फिर लैम्डा इज इक्वल टू 1 का एक आइगन वेक्टर था रखा था। अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं पहले एक लैम्डा इज इक्वल टू 2 का आइगन वेक्टर रख देता हूँ, और फिर मैं एक लैम्डा इज इक्वल टू 1 का आइगन वेक्टर रखता हूँ, फिर मैं आखिर में एक लैम्डा इज इक्वल टू 2 से आने वाला आइगन वेक्टर रख देता हूँ, और फिर मैं इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास जो डायगोनलाइजेशन होगी या डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, उसके अंदर लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन लैम्डा की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन एक्चुअली इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो लैम्डा की वही वैल्यूज हैं जो मेरे पास दो वैल्यू, तीन वैल्यूज में, दो 2 और एक 1। लेकिन क्योंकि मैंने पहला कॉलम जो है वो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए लिया था, तो मेरे पास 2 आया। दूसरा कॉलम मैंने आइगन वेक्टर वो लिया था जो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए था, तो मेरे पास यहाँ पे 1 आया। तीसरा कॉलम अगेन मैंने आइगन वेक्टर वो लिया था जो लैम्डा इज इक्वल टू 2 से आया, तो यहाँ पे 2 आया। तो अगर मैं आइगन वेक्टर की पोजीशन चेंज कर देता हूँ, तो डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स में, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के अंदर लैम्डा की पोजीशन चेंज हो जाती है। Therefore, student, this is the method for diagnosable to find the diagnosable matrix or diagonalization. Now we move to next topic, matrix power. Now, by using this diagonalization, we can find a higher power of matrix। तो हम पहले समझते हैं कि किसी मैट्रिक्स ए की हायर पावर कैसे फाइंड की जा सकती है। ये मेरे पास डायगोनलाइजेशन का फॉर्मूला है, पी इनवर्स ए इंटू पी। अगर मैं क्या कहते हैं यहाँ पे पी इनवर्स ए इंटू पी बाई यूजिंग डायगोनल मेथड मैट्रिक्स प्रॉपर्टी का स्क्वायर कर लूँ, तो जस्ट डायगोनल एलिमेंट का स्क्वायर करना होगा मुझे। ये मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स के टॉपिक में पढ़ाया था कि किसी डायगोनल मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर निकालना है, तो हम जस्ट उसके डायगोनल एलिमेंट का स्क्वायर कर लेंगे। तो इसी मेथड को यूज़ करते हुए हमने क्या किया कि अगर मैं डायगोनल एलिमेंट का स्क्वायर कर लूँ, तो मेरे पास ये राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स, या आप इसका डी नाम ले रहे हैं, ये डी का स्क्वायर हो जाएगा। या हमने ये किस प्रोसेस से निकाला था डी मैट्रिक्स, पी इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई किया था और पी से मल्टीप्लाई किया। तो मैं इसका स्क्वायर ले लूँ, तो इसका स्क्वायर जस्ट बराबर होगा मेरे पास के जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट का स्क्वायर कर लूँ। कंक्लूजन ये है कि अगर मुझे डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा कि इसके डायगोनल एलिमेंट का स्क्वायर कर लूँगा। और डायगोनल मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हो रहा है पी इनवर्स ए पी। तो इसका ये इसके जो स्क्वायर कर लूँगा डायगोनल मैट्रिक्स का, के डायगोनल्स का, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो एक्चुअली पी इनवर्स ए पी का स्क्वायर्ड मैट्रिक्स होगा। इस पी इनवर्स ए पी के स्क्वायर को हम फर्दर सॉल्व करते हैं, देन फिर फाइंड करते हैं कि कैसे हम हाईएस्ट पावर निकाल सकते हैं। तो ये P इनवर्स ए पी का स्क्वायर है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये दो दफा लिखा जाएगा, P इनवर्स ए पी, और फिर दोबारा P इनवर्स ए पी। अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। जब आप P इनवर्स ए पी, ये टोटल एक मैट्रिक्स है, जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो पहले ये एक दफा आएगा, फिर ये दूसरी दफा आएगा। और ये एक मैट्रिक्स एक्चुअली तीन मैट्रिक्स से मिलकर बना है, तो पहले फर्स्ट थ्री आएंगे, देन दोबारा ये रिपीट होगा। यहाँ पे ऑर्डर बहुत मैटर करता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये P इनवर्स इस P मैट्रिक्स से कैंसिल आउट नहीं हो सकता, लेकिन ये P और P इनवर्स साथ साथ हैं। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। जब भी मैट्रिक्स के अंदर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनमें से किसी से भी मल्टीप्लाई हो, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हटा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हटा दूँ, क्योंकि वो ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इस ए से मल्टीप्लाई होगा तो इस ए पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास बच गया पी इनवर्स ए ए पी, और मैं इस ए का स्क्वायर, ए और ए को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो फाइनल मेरे पास बच गया पी इनवर्स ए स्क्वायर पी। तो अगर मुझे डायगोनल मैट्रिक्स निकालना था डी,
तो मुझे क्या करना था, पी इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करना था, देन पी से मल्टीप्लाई करना था। और अगर मुझे डायगोनल का स्क्वायर निकालना है, डी स्क्वायर, तो मुझे क्या करना है, जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो मेरे मुझे पी इनवर्स को ए स्क्वायर और से मल्टीप्लाई करना है और पी से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह अगर मुझे डायगोनल मैट्रिक्स की पावर डी के निकालना है, के कोई भी नंबर हो सकता है, 3 4 5 6 7 18 19 100 1000 कुछ भी हो सकता है। तो इसके निकालने का तरीका क्या है, मुझे पी इनवर्स को ए की पावर 100 और जो भी ए की पावर है 100 के 1000 कुछ भी है, ए की पावर के और पी से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं और ए को इधर ही रहने दूं और इस पी इनवर्स और पी को उस तरफ ले जाऊं, तो ये पी इनवर्स इधर जाके पी बन जाएगा और ये पी उधर जाके पी इनवर्स बन जाएगा। तो ए के बराबर आ जाएगा पी डी के पी इनवर्स। अब आपने क्या करना है, ए के यानी कि आपका जो गिवन मैट्रिक्स है उसका कोई भी पावर निकालनी है, कोई भी पावर निकालनी है, ये रहा ए। अगर इसकी आपने पावर 7 निकालनी है तो करना ये है कि आपने यहाँ पे ए की पावर 7 लिख देना है के की जगह। पी मैट्रिक्स निकालना है, पी मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे आपको मैंने भी बताया, आइगन वैल्यूज निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे और तीनों वेक्टर को जब हम लिख देंगे तो हमारे पास पी मैट्रिक्स आ जाएगा। पी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, सॉरी पी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लेंगे, इन्वर्स कैसे निकालेंगे, आपके पास बहुत से मेथड हैं, कोई भी मेथड यूज करके पी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लें। और ये डी के मैट्रिक्स है, डी के मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि डी मैट्रिक्स कैसे निकलेगा, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स या डायगोनलाइजेशन कैसे पॉसिबल होगी, ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। इस डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स को हम वहां रख देंगे। वापस जाते हैं इक्वेशन में अपनी। यहाँ पे डी मैट्रिक्स रख दिया। अब जो डायगोनल एलिमेंट है उसकी पावर हमने क्या की, स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर कर लिया, 7 लेना है तो 7 कर लिया। तो इसकी जो डायगोनल था, इसके डायगोनल्स की सारी वैल्यूज को हमने, फॉर एग्जांपल हम 7 के लिए काम करते हैं, तो अगर मेरे पास ये डायगोनल मैट्रिक्स आया तो इसकी पावर 7 ले ली, इसकी पावर 7 ले ली, इसकी पावर 7 ले ली, तो मेरे पास डी की पावर 7 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो डी की पावर 7 मैट्रिक्स लेने का तरीका ये है कि आपके पास जो भी डायगोनल मैट्रिक्स आया उसके एलिमेंट्स की पावर 7 ले लें। पी मैट्रिक्स आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले कि आइगन वेक्टर्स को आपने एज अ कॉलम रख दिया तो पी मैट्रिक्स आ गया, और जो आपने आइगन वेक्टर को एज अ कॉलम रखा तो जो पी मैट्रिक्स आया था, किसी भी मेथड से आपने इन्वर्स निकाला वो पी इन्वर्स आ गया। अब जो आपके पास मैट्रिक्स ए था, जिसकी मदद से आपने डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स निकाला था, जिसकी मदद से आपने पी मैट्रिक्स निकाला था, अगर आप उस मैट्रिक्स का कोई भी पावर निकालना चाहते हैं तो बस डायगोनल मैट्रिक्स की पावर वो रख दें। अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स की पावर में डायगोनल एलिमेंट्स की पावर 7 रख दूं तो मुझे ए की मैं इस मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स था उसकी पावर 7 मिल जाएगी बाय मल्टीप्लाइंग पी एंड पी इनवर्स। इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इससे आपको और आसानी से समझ में आएगा। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए मैट्रिक्स, और मुझसे उन्होंने कहा है ए की पावर 13 निकालें। अगर ए की पावर 13 नॉर्मल तरीके से निकालने जाए तो एक लंबा प्रोसेस है, और 13 तो फिर भी एक छोटा नंबर है, अगर ये 13 की जगह 13,000 होता तो ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। तो इसका आसान तरीका ये है कि आपने ए मैट्रिक्स लिया और इसके आइगन वेक्टर्स निकाल लिए। आइगन वेक्टर्स को आपने, क्योंकि ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है, तो इसके 3 आइगन वेक्टर्स आएंगे। आपने तीनों आइगन वेक्टर्स के ज़रिए एक नया मैट्रिक्स P बना लिया। P वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर हर एक कॉलम एक आइगन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आपने आइगन वेक्टर का मैट्रिक्स बना लिया बाय यूजिंग आइगन स्पेस, देन फिर डायगोनलाइजेशन मेथड से आप डी मैट्रिक्स निकाल लें। अभी मैंने पीछे आपको डायगोनलाइजेशन का प्रोसेस बताया, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स निकालने का तरीका बताया है, तो उस तरीके से आप डी मैट्रिक्स निकाल लें। तो पहले क्या काम हो गया, आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ था, आपने पी मैट्रिक्स निकाल दिया। पी मैट्रिक्स जो है आइगन वेक्टर्स का मैट्रिक्स है, फिर आपने डी मैट्रिक्स निकाल दिया। डी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनलाइजेशन के प्रोसेस के बाद अब आपने ए पी डी निकाल लिया। अब आपने ए की पावर 13 निकालनी है, तो इसका तरीका ये है, ए की पावर 13 बराबर है पी डी की पावर 13 पी इनवर्स। पी वो मैट्रिक्स है जो आपके गिवन क्वेश्चन में आपने आइगन इस वेक्टर्स की मदद से निकाला है, और पी मैट्रिक्स का आप किसी भी मेथड से पी इनवर्स निकाल लें। और डी की पावर 13 निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये डी जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो आप इसके डायगोनल एलिमेंट की पावर 13 ले लें। अब आप इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपके पास ए मैट्रिक्स की पावर 13 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। मैं इसको एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ।
तो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और हमें उसकी पावर 13 निकालनी है। ये वही मैट्रिक्स है जो हमने पिछले एग्जांपल में यूज़ किया है, जिसका हमने आइगन वैल्यूज़ निकाली थी, आइगन वेक्टर्स निकाले थे और फिर जिसके हमने डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनलाइजेबल निकाला था, ठीक है? तो मेरे पास ये ए मैट्रिक्स है, इसको मैंने पीछे सॉल्व किया हुआ है, इसके 3 आइगन वेक्टर्स निकले थे, उन तीनों आइगन वेक्टर्स को मैंने एक नए मैट्रिक्स में रख दिया, तो आइगन वेक्टर्स का जो मैट्रिक्स था वो पी कहलाएगा, ये मैंने अभी पीछे आपको कराया है। तो ए मैट्रिक्स से आइगन वेक्टर निकाला तो मेरे पास पी मैट्रिक्स बन गया और पी मैट्रिक्स को मैंने पी का इन्वर्स निकाला, ए से मल्टीप्लाई किया, देन पी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। ये भी मेरे पास पूरा एक कंप्लीट टॉपिक था, मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स निकालने का पीछे मेथड बताया है। पहले इस लेक्चर में 14 में मैंने आपको आइगन वेक्टर्स निकालने का मेथड बताया है, फिर आइगन वेक्टर्स से पी मैट्रिक्स कैसे बनेगा ये बताया है, फिर मैंने पी मैट्रिक्स से डी मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बनेगा इसका प्रोसेस पीछे बताया है। तो आपने ए मैट्रिक्स से पी बनाया बाय फाइंडिंग आइगन वेक्टर्स एंड देन पी पी मैट्रिक्स से डी या डायगोनल मैट्रिक्स बनाया बाय यूजिंग प्रोसेस डायगोनलाइजेशन। अब आपके पास ए पी और डी आ गया और आपको ए की पावर 3 चाहिए। ए की पावर 3 निकालने का तरीका ये है कि ए की पावर 3 बराबर है पी इंटू डी की पावर 13, सॉरी ए की पावर 13 निकालनी है, तो ए की पावर 13 निकालने का तरीका ये है कि ए की पावर 13 बराबर है पी डी की पावर 13 इंटू पी इनवर्स। अब पी मैट्रिक्स आपके पास अवेलेबल है, डी की पावर 13 निकालने का तरीका ये है कि इसके डायगोनल की पावर 13 ले लें और पी का इनवर्स किसी भी मेथड से निकाल लें। तो अब आप इस इक्वेशन में आ जाए, ये पी मैट्रिक्स रख दिया है, ये डी की पावर 13 रख दिया है, डी की पावर 13 निकालना बहुत आसान है, इसके डायगोनल एलिमेंट की पावर 13 ले लें और यहाँ पे पी इनवर्स रख लिया है जो कि हमने किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं आप। अब इन तीनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ए मैट्रिक्स आ गया जिसकी पावर 13 है। अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकालना चाहेंगे ए की पावर 13 तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन इसके ज़रिए बहुत आसानी से निकल सकता है और अगर ये पावर ज़्यादा बड़ी हो तो इसको निकालना और भी मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जांपल ए की पावर 1000 निकालना है, तो अगर आप नॉर्मल तरीके से निकालेंगे तो इसमें बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इस मेथड में सिर्फ आपने क्या करना है, पी मैट्रिक्स निकालना है, पी इनवर्स निकालना है और डायगोनल मैट्रिक्स निकाल के उसकी डायगोनल एलिमेंट की पावर 1000 ले लेनी है। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की पावर 1000 मैट्रिक्स आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेक्चर 15 की तरफ जाते हैं। आई होप सो कि लेक्चर 14 समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, लेक्चर 15 स्टार्ट होता है इनर प्रोडक्ट से। इनर प्रोडक्ट को समझने के लिए आपको रिमाइंड करना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट। हमने दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट पढ़ी थी और उसके कुछ एक्सियम्स थे। तो इनर प्रोडक्ट बेसिकली डॉट प्रोडक्ट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। Therefore, a real vector space with an inner product is called a real inner product space. तो एक ऐसा वेक्टर स्पेस जिसमें इनर प्रोडक्ट होंगे हम उसको कह सकते हैं रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस होने के लिए हमें यही एक्सियम कहते हैं फॉलो करना है जो हमने डॉट प्रोडक्ट में भी किए थे। ये सारे एक्सियम मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। इसको ये वाले एक्सियम और उसके बाद वाली स्लाइड में ये सारे एक्सियम मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ फॉर डॉट प्रोडक्ट के लिए। तो इनर प्रोडक्ट के लिए भी यही एक्सियम्स फॉलो होंगे। तो मेरे पास एक रियल वेक्टर स्पेस है वी और उसके अंदर हमारे पास वेक्टर्स हैं यू एंड वी और ये वेक्टर यू एंड वी इन एक्सियम्स को फॉलो करते हैं, तो ये वेक्टर स्पेस कहलाएगा विद इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो मैं प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि पहले वेक्टर का पहला कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, पहले वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के दूसरे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, पहले वेक्टर का तीसरा कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के तीसरे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह पहले वेक्टर का आखिरी कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के आखिरी कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा और ये सारी मल्टीप्लिकेशन आपस में ऐड होंगी। जो रिजल्ट होगा वो डॉट प्रोडक्ट होगा। ये मैं आपको डॉट प्रोडक्ट का रिमाइंड करा रहा हूँ जो हम इससे पहले देख चुके हैं। इसी तरह अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होगा या लेंथ निकालना होगा या नॉर्म निकालना होगा किसी वेक्टर का, तो हम क्या करेंगे, उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसके मायने ये हो गए उसके पहले कंपोनेंट का स्क्वायर कर लेंगे, उसके दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर कर लेंगे, उसके तीसरे कंपोनेंट का स्क्वायर कर लेंगे और फिर सबको सम करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस तरह हम जो है किसी वेक्टर का नॉर्म या लेंथ या मैग्नीट्यूड निकालते हैं।
इसके अलावा अगर दो वेक्टर के दरमियान हमें डिस्टेंस निकालना है तो इसका तरीका ये है कि पहले वेक्टर का पहला कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के पहले कंपोनेंट से सब्ट्रैक्ट होगा, पहले वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के दूसरे कंपोनेंट से सब्ट्रैक्ट होगा, और इसी तरह पहले वेक्टर का आखिरी कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के आखिरी कंपोनेंट से सब्ट्रैक्ट होगा। और फिर हम इन सब का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर लेंगे और फाइनली स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ये जो डॉट प्रोडक्ट है सिंपल, इसको हम एक्लैडिन इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब इस एक्लैडिन इनर प्रोडक्ट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमने किया ये है कि इस एक्लैडिन इनर प्रोडक्ट जो हमने पीछे किया था, इसमें हर एक टर्म को हमने एक वेट दे दिया। ये फर्स्ट टर्म थी, यानी कि इसमें दोनों के फर्स्ट कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई हुए थे। ये सेकंड टर्म थी, इसमें दोनों के सेकंड कंपोनेंट मल्टीप्लाई हुए थे। इसी तरह ये लास्ट टर्म थी, इसमें दोनों वेक्टर्स के लास्ट कंपोनेंट मल्टीप्लाई हुए थे। अब हमने हर एक कंपोनेंट को एक वेट दे दिया है और वेटिंग वेक्टर मेरे पास है W। तो देखो ये मेरे पास एक्लेडीन इनर प्रोडक्ट है, लेकिन वेटिंग वेटिंग प्रोडक्ट है ना। इसके अंदर ये अगर आप W को भूल जाएं तो ये पूरी वही डॉट प्रोडक्ट है जो मैंने भी आपको पीछे पढ़ाया था। लेकिन अब हमने हर एक कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट के हर एक कंपोनेंट को एक वेटेज दे दिया है या वेट दे दिया है। इस वेट को पहले कंपोनेंट का जो वेट है वो W1 है, दूसरे कंपोनेंट का वेट है वो W2 है, और इसी तरह आखिरी कंपोनेंट का वेट है वो WN है। यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट तो है लेकिन ये वेटेड प्रोडक्ट है। जबकि पीछे हमारे पास जो हमने पिछली स्लाइड में किया है, ये हमारे पास जस्ट एक्लेडीन इनर प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास एक्लेडीन इनर वेटेड प्रोडक्ट है। इसको कहते हैं वेटेड एक्लेडीन इनर प्रोडक्ट। इसके अंदर बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है। पहले एलिमेंट्स आप दोनों वेक्टर के पहले कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दूसरे कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लास्ट कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और देन ऐड होगा। लेकिन इनमें इनमें एक चीज का इजाफा है कि जब आप पहले कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ ही साथ आप उसका वेट फैक्टर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरे कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ ही साथ उसका वेट कंपोनेंट यानी कि W2 भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह आखिरी कंपोनेंट जब आप दोनों वेक्टर्स के मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उसके साथ साथ वेट कंपोनेंट आखिरी का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, WN। तो ये जो प्रोडक्ट है वेटेड एक्लेडीन प्रोडक्ट कहलाएगा, विद वेट्स W1 W2 WN। और हमारे पास वेक्टर क्या था, जिस तरह मैं पहले भी आपको वेक्टर लेता रहा हूँ, U1 U2 UN पहला वेक्टर था, U एंड V1 V2 VN लास्ट सेकंड वेक्टर था। तो ये जो हाईलाइटेड है या इक्वेशन 2 है, ये वेटेड एक्लेडीन इनर प्रोडक्ट है। तो आप इसको कंक्लूड इस तरह कर सकते हैं कि बिल्कुल वही है U और V का डॉट प्रोडक्ट, बस इसके हर कंपोनेंट के अंदर एक नया मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया है जिसको हमने वेट कहा है। ये एग्जाम्पल वन है, इसके अंदर मेरे पास U वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट है U1 U2, और मेरे पास V वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट है V1 V2। तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट लूँ तो U1 V1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस U2 V2 से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर मैं इसका वेटेड प्रोडक्ट लूँ तो U1 V1 से मल्टीप्लाई होगा, साथ ही साथ एक वेट 3 भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह U2 V2 से मल्टीप्लाई होगा, साथ ही साथ एक वेट 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो है वेटेड एक्लेडीन इनर प्रोडक्ट हो गया। अगर मैं यहाँ से 3 और 2 हटा दूं तो ये जस्ट इनर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है। ये एक्सियम की डेरिवेशन मैं छोड़ रहा हूँ, ये आई होप सो कि आप लोग कर लेंगे, जस्ट सिंपल सी डेरिवेशन है। मैं आगे चलता हूँ। तो इस एग्जाम्पल में मैंने ये जो एग्जाम्पल है जो कि स्पेस 2 में है, वेक्टर स्पेस 2 में है, U वेक्टर भी एंड V वेक्टर भी, इसके लिए वेट की वैल्यू मैंने 3 और 2 ली है जो कि इस एग्जाम्पल में दी हुई है। यही वेट की वैल्यू हम इस थ्रू आउट क्या कहते हैं टॉपिक लेके चलेंगे। तो मैं बार बार आपको ये रिमाइंड करा दूंगा कि वेट हमारे पास पहले पहले कंपोनेंट के लिए 3 है और दूसरे कंपोनेंट के लिए 2 है। जैसे कि यहाँ पे हमने U और V का वेटेड एक्लेडीन इनर प्रोडक्ट निकाला है, तो हमने प्रोडक्ट लिया है तो पहले कंपोनेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे कंपोनेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसको। ये मेरे पास U वेक्टर है 1 0। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके अंडर रूट लेना होगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, और जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो 1 आ गया। तो U का मैग्नीट्यूड नॉर्मली 1 आता है, लेकिन अगर मैं वेटेड मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, ये रहा। अब मेरे पास क्या है कि पहले जब मैंने ये इसका स्क्वायर किया, इसका मतलब है कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब होता है कि हम उस वेक्टर को उसी से डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो u का u के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो पहला कंपोनेंट u का 1 u के ही 1 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा कंपोनेंट u का 0 u के ही 0 से मल्टीप्लाई होगा, जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। 1 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए हम इसको
1 का स्क्वायर लिखते हैं और इसको 0 का स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन अगर मैं वेटेड की बात करूंगा तो जो पहला कंपोनेंट है इसके साथ 3 लिखूंगा और जो दूसरा कंपोनेंट है इसके साथ 0 लिखूंगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा जैसा इस वाले में हुआ है, लेकिन ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट को मैंने वेट 3 दिया है। और 2 का स्क्वायर जो है वो 0 का स्क्वायर जो है वो 0 ही रहेगा, लेकिन ये इसका वेट 2 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 0 से क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होने पे ये 0 ही रहेगा, तो लिहाजा इसका इफेक्ट नहीं होगा। तो 3 का 3 हो जाएगा ये, और 3 का स्क्वायर रूट रूट 3 ही होता है। तो वेटेड वेटेड जो इसका बना मेरे पास मैग्नीट्यूड वो रूट 3 बना, जबकि नॉर्मल इसका मैग्नीट्यूड क्या बन रहा है विदाउट वेट, इसका मैग्नीट्यूड 1 बन रहा है। इसी तरह अगर मैं डिस्टेंस निकालूं u और v के दरमियान, तो आपको पता है कि पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट से सब्ट्रैक्ट होता है, दूसरा कंपोनेंट दूसरे सब कंपोनेंट से सब्ट्रैक्ट होता है। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका है 1 माइनस जीरो होल स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर आ गया, एंड 0 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये माइनस 1 का स्क्वायर आ गया। ये तो विदाउट वेट मैंने इसका डिस्टेंस निकाला। अगर मैं वेट के साथ इसका डिस्टेंस निकालूं तो ये ऐसे निकलेगा कि 1 - 0 1 का स्क्वायर, ये रहा 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1, और इसके साथ वेट मल्टीप्लाई किया 3। अच्छा, उसके बाद 0 - 1, 0 - 1 यानी कि -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इस तरह लिखते हैं, -1 इंटू -1, और इसके साथ वेट मल्टीप्लाई किया 2। तो अब ये 3 हो जाएगा, और -1 इंटू +1, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 + 2 इज 5, और जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये √5 आ जाएगा। तो जब मैंने डिस्टेंस निकाला u और v का तो मेरे पास 2 आया, और जबकि मैंने वेटेड डिस्टेंस निकाला तो मेरे पास √5 आया। ठीक है, तो मैं इसको बता दूं दोबारा कि मेरे पास u वेक्टर था, इसका मैंने मैग्नीट्यूड निकाला तो 1 आया, लेकिन जब मैंने वेटेड मैग्नीट्यूड निकाला, वेटेड मैग्नीट्यूड क्या है कि फर्स्ट कंपोनेंट में आप 3 मल्टीप्लाई करें और सेकंड कंपोनेंट में 2 मल्टीप्लाई करें। तो जब मैंने इसका वेटेड मैग्नीट्यूड निकाला तो ये √3 आया। जब मैंने u और v का डिस्टेंस निकाला तो मेरे पास 2 आया। जब मैंने वेटेड डिस्टेंस निकाला या क्या कहते हैं वेटेड डिस्टेंस निकाला या इनर प्रोडक्ट निकाला तो ये √5 आया। इन दोनों प्रोसेस को हम इनर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालने का मकसद ये होता है कि आप u को u से ही मल्टीप्लाई करें या u का u के साथ ही प्रोडक्ट लें, तो ये इनर प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे कि ये मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है, ये इनर प्रोडक्ट ही है, क्योंकि इसमें u का u के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है। ये विदाउट वेट है तो इसको कहेंगे एक्रेडीन इनर प्रोडक्ट, और ये विद वेट है तो इसको कहेंगे वेटेड एक्रेडीन इनर प्रोडक्ट। इसी तरह जो हम डिस्टेंस निकालते हैं तो ये भी एक तरह की डॉट प्रोडक्ट होता है, तो इसको भी हम प्रोडक्ट ही कहते हैं, इनर प्रोडक्ट ही कहते हैं। ये जो है एक्रेडीन इनर प्रोडक्ट है, और ये वेटेड एक्रेडीन इनर प्रोडक्ट है। तो आपने देखा कि वेट डालने से जो है, वेट इंक्लूड करने से जो है वो वैल्यूज चेंज हो जाती है, और मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस चेंज हो जाता है, और ये चेंज होता है बाय द फैक्टर ऑफ वेट। इस एग्जाम्पल 3 को देखते हैं। मेरे पास u और v दो वेक्टर्स हैं, और इनका डॉट प्रोडक्ट या इनका एक्रेडीन इनर प्रोडक्ट क्या होगा, u1 v1 u2 v2, यानी कि u वेक्टर का पहला कंपोनेंट v वेक्टर के पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, v वेक्टर का u वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट v वेक्टर के दूसरे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों ऐड करेंगे। क्योंकि ये स्पेस 2 में है तो इसके अंदर दो ही कंपोनेंट होंगे। ये एक्रेडीन इनर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, वेटेड एग्लेटिव इनर प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे हम, यही बिल्कुल यही प्रोसेस करेंगे। हर एक कंपोनेंट को एक नया वेट दे देंगे। तो पहले कंपोनेंट का जो मल्टीपल है इसका वेट 1/9 है, दूसरे कंपोनेंट का जो मल्टीपल है इसका वेट 1/4 है। अब मैं सोल्यूशन में सपोज कर लेता हूँ u के जो कोऑर्डिनेट है वो x और y है। तो मैं अगर u का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँगा तो u का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मुझे u के साथ ही लेना पड़ेगा। तो x जो है x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और y जो है y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों का सम करके मुझे स्क्वायर रूट लेना होगा। तो u का जो डॉट प्रोडक्ट बनेगा वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर u यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर लूँ तो ये एक यूनिट सर्किल बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक सर्किल की इक्वेशन है जिसका रेडियस 1 है। अब मैं इसी को वेटेड प्रोडक्ट के एक्रेडिंग प्रोडक्ट के जरिए करता हूँ। तो मेरे पास वेट क्या है 1/9 एंड 1/4। तो मैं एक्स के कोऑर्डिनेट के साथ 1/9 रख देता हूँ, वाई के कोऑर्डिनेट के साथ 1/4 रख देता हूँ। तो जब मैंने वेटेड मैग्नीट्यूड निकाला u का, तो x को जिसका जो स्क्वायर था उसके साथ इसका वेट यानी कि x
पहले कंपोनेंट के मल्टीप्लाई यानी कि एक्स को एक्स से जब मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बना, तो ये पहला कंपोनेंट के मल्टीप्लाई का वेट 1/9 रखा, और दूसरे कंपोनेंट को वाई को यानी कि वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर बना, और दूसरे कंपोनेंट का वेट 1/4 रखा, और फिर इसको हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर ओवर 9 हो गया, वाई स्क्वायर ओवर 4 हो गया इजिकल टू 1, और ये एक इलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये पहला केस है जब मैंने उस u का मैग्नीट्यूड निकाला, यानी कि u का मैंने एक्लेडीन प्रोडक्ट लिया, एक्लेडीन इनर प्रोडक्ट लिया, यानी कि u का u के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लिया विदाउट वेट। तो ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। जब मैंने इसके x और y कोऑर्डिनेट को अलग अलग वेट दे दिया तो ये एक इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे मैंने u का मैग्नीट्यूड निकाला है फॉर यूनिट वन, यू का मैग्नीट्यूड निकाला है, तो मेरे पास ये एक इलिप्स की शेप बन रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब मैग्नीट्यूड निकाला यू का, यानी कि यू को यू के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया और वेटेड डॉट प्रोडक्ट लिया, यानी कि हर एक कंपोनेंट को लहदा लहदा वेट दिया, तो ये एक सर्किल बनने के बजाय एक इलिप बन गया। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास के अंदर पूछ सकते हैं, या आप मुझे थ्रू ईमेल जो है क्वेश्चन पूछ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।